हलीमा एक कमाल की हॉरर मूवी पेचिको जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो किसी जंगल में घूमने जाते हैं और जब लड़का आग जलाने के लिए एक पेड़ को काटने लगता है तो उसमें से एक गुड़िया गिरती है, जिसे देखकर तो लड़के के होश उड़ जाते हैं। तब उस लड़के पर हमला करके कोई शैतानी आत्मा उसे मार डालती है। फिर जब लड़के को ये लड़की ढूंढने जाती है तो उसे वही डरावनी गुड़िया पड़ी मिलती है और जैसे लड़की उस गुड़िया को उठाती है तो ये शैतानी आत्मा उसे भी मार डालती है। जिसके बाद सीन कुछ समय बाद शिफ्ट होता है और हम मारी नाम के आदमी को देखते हैं जो इस एरिया में गाइड का काम करता है। और आज जब उसकी बेटी कहती है कि पापा आप काम से जल्दी घर आ जाना क्योंकि मैं अपना बर्थडे आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तो मारी अपनी बेटी से वादा करके अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद मारी एक आदमी से आकर मिलता है जिसका नाम चरण था और उसी ने मारी को इस बार हायर किया था। असल में चरण अपने ग्रुप के साथ जंगल में ट्रैकिंग करने आया था और वो मारी से कहता है कि हम कल सुबह ही ट्रैकिंग पर चलेंगे, इसलिए तैयार रहना। जिसके बाद चरण ये बात अपने ग्रुप को बताता है कि हमें कल सुबह निकलना है। पर यहाँ चरण की गर्लफ्रेंड मीना कहती है कि हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ आएगा तो फालतू में रोक टोक करेगा, इसलिए हमें अकेला ही चलना चाहिए। लेकिन चरण कहता है कि गाइड रहेगा तो लोकल रहने वाले लोग परेशान नहीं करेंगे और पता नहीं जंगल कैसा है, जिस पर मीना भी ज्यादा नहीं बोलती। फिर अगले दिन ये लोग मारी को लेकर जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में मारी की बच्ची आकर उसे एक लॉकेट पहनाती है क्योंकि उनका मानना था कि वो जंगल थोड़ा खतरनाक है, इसलिए लॉकेट काली शक्तियों से मारी की रक्षा करेगा। खैर अब ये लोग अपनी कार को एक जगह लगाकर ट्रैकिंग शुरू करते हैं जहाँ इन्हें शुरुआत में काफी मजा आ रहा था। पर तभी मीना वहाँ नदी देखती है तो उसमें चली जाती है, जिस पर मारी कहता है कि मैडम यहाँ ऐसे बैठना सही नहीं है, इसलिए किसी सेफ जगह कैंप लगाकर आप रिलैक्स कर लेना। इस पर चरण भी यही कहता है और मीना गुस्सा हो जाती है कि मैं कहीं बैठकर एंजॉय भी नहीं कर सकती, इसलिए वो मारी को सुनाकर जाने लगती है कि गाइड हो तो अपनी औकात में रहो, ज्यादा बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये लोग थोड़ा आगे जाकर थक कर बैठ जाते हैं। तभी इनके ग्रुप में जेरी नाम का लड़का मस्ती करने लगता है तो चारू से एक पत्थर मारती है जो कि एक घंटी पर जाकर लगता है। तब वो आवाज सुनकर चारू और सेतु नाम का लड़का उसे देखने जाते हैं तो यहाँ पर एक रास्ते पर कई सारी घंटियाँ लगी हुई थी। तब सेतु मस्ती मस्ती में वो घंटियाँ ही गिरा देता है और वहाँ एक भयानक सा शोर हो जाता है जिससे सबके सर में दर्द होने लगता है। ये देख मारी सेतु को डांटता है कि ये तुमने क्या कर दिया, ये रास्ता गाँव वालों ने बंद करके रखा था और तुमने वही खोल दिया, यहाँ साफ साफ लिखा है कि इस रास्ते पर जाना मना है। तब सेतु कहता है कि फालतू बात मुझसे ना करो और वैसे भी ये रास्ता मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए मैं तो इसी रास्ते पर जा रहा हूँ। लेकिन मारी तो साफ मना कर देता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो आप सब अकेले ही चले जाओ, मैं जोखिम मोल नहीं लूंगा। ये रास्ता काली शक्तियों की ओर जाता है, जो सुनकर मीना हंसने लगती है कि ये आदमी ही पागल है। तब चरण मारी की बात मानता है और अपने ग्रुप को सेफ रास्ते से आगे बढ़ने के लिए कहता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो चारू सबसे पीछे चल रही थी और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने बुलाया हो, इसलिए वो चुपचाप उस साइड चली जाती है और हम देखते हैं कि वो एक पहाड़ी से नीचे गिरने वाली है। तब अहम मौके पर मारी आकर चारू को बचा लेता है और हम एक काली शक्ति को इनके पीछे आता हुआ देख पाते हैं। जिसके बाद चारू टेंशन में आ जाती है कि पता नहीं उसे क्या हो गया था। फिर थोड़ी ही दूर चलने पर ये लोग एक अच्छी सी जगह पर पहुंच जाते हैं और यहीं पर कैंप लगा लेते हैं। जिसके बाद ये मस्ती करने लगते हैं और जेरी एक फोटोग्राफर था, इसलिए वो इनकी फोटोज खींचने के लिए इनके पीछे पीछे भागता है। तो ये सारे लोग कहीं छुप जाते हैं जेरी को डराने के लिए। हालांकि मारी उस समय वही कैंप में था। यहाँ जब जेरी थोड़ा आगे बढ़ता है तो कोई उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा देता है और तभी उसे एक पेड़ के पीछे से डरावना चेहरा नजर आता है, जिससे तो उसकी सांसें ही रुक जाती हैं। उसी समय वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि जेरी को हमने डरा दिया, पर जेरी तो उन पर खूब चिल्लाता है। फिर वो बताता है कि मैंने एक डरावना चेहरा देखा है, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तब जेरी गुस्से में वापस कैंप पर आता है और उसके पीछे पीछे वो लोग उसे समझाने आते हैं कि हम तो बस मजाक कर रहे थे। इस पर जेरी उन्हें अपने पैर का निशान दिखाता है कि देखो किसी ने मुझे कितनी जोरों से पकड़ा था, जरूर ये कोई आत्मा है। लेकिन इन्हें लगता है कि जेरी किसी पेड़ से टकरा गया होगा तो ये निशान लग गया, इसलिए सेतु और चारू तो बस उस पर हंसे जा रहे थे। इस पर जेरी कहता है कि अगर तुम दोनों इतने ही बड़े जाबाज हो तो ये लो कपड़ा और दम है ना, तो इसे उस पेड़ पर बांध कर आओ जहाँ तुमने वो घंटी गिराई थी। और मारी ने कहा था ये डरावनी जगह है। तब सेतु और चारू उस चैलेंज के लिए हाँ कर देते हैं और वहाँ जाने लगते हैं, जिस पर मारी उन्हें रोकता है। लेकिन वो तो मारी को ही डांट कर चले जाते हैं कि बाप बनने की कोशिश मत करो, तो मारी भी कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद चारू एक धागा रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों पर बांधती जाती है ताकि वो वापस आते समय रास्ता न भटक जाए। फिर जब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो चारू को एक खंडर सा घर दिखता है, तो वो कहते हैं कि चलो अंदर देखते हैं कि क्या है, क्योंकि यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है।
जिस पर सेतु भी चल देता है। फिर ये लोग अंदर आते हैं तो यहाँ काफी सारी अजीबो गरीब चीजें पड़ी हुई थी, जैसे यहाँ काला जादू होता हो। इसी तरह से यहाँ गुड्डे गुड़िया भी पड़े हुए थे। तब सेतु देखता है कि यहाँ तो बेसमेंट भी है, इसलिए वो तो वही देखने जाने लगता है। और यहाँ चारू एक डरावनी सी गुड़िया को हाथ में उठाती है। और दोस्तों यही वही गुड़िया थी जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। अब यहाँ गुड़िया उठाते ही चारू को एक डरावना चेहरा दिखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसी समय वहाँ सेतु आता है तो चारू कहते कि हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है, सीधा चरण के पास चलो, मैंने कुछ डरावना देखा है यहाँ पर। जिस पर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और हम इनके पीछे एक डरावनी सी बुढ़िया को देखते हैं। इधर मारी चरण से कहता है कि उन लोगों को गए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए हमें चलकर देखना चाहिए। तब चरण जेरी और मीना से कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको, हम देख कर आते हैं। फिर ये लोग चारू और सेतु को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे और थोड़ा चलने पर इन्हें चारू जख्मी हालत में मिलती है। वहीं सेतु भी डरा हुआ था। फिर पास आते चारू हंसने लगती है कि हम तो बस तुमसे प्रैंक कर रहे थे, जिस पर चरण को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें डांट कर सीधा कैंप पर चलने को कहता है। अब ये लोग जैसे कैंप पर पहुंचते हैं तो चरण देखता है कि यहाँ सेतु और चारू तो पहले से बैठे हुए हैं और चारू की हालत काफी ज्यादा खराब है। तभी मारी और चरण पीछे मुड़कर देखते हैं कि आखिर कौन असली है और कौन नकली। तो यहाँ सेतु और चारू उनके साथ थे ही नहीं, यानी उस आत्मा ने इनके साथ खेल खेला था, जो जानकर तो इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। चरण को भी विश्वास हो गया था कि मारी की सारी बातें सच हैं और अब चारू की भी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। असल में उसने जब से बूढ़ी औरत का साया देखा है तब से चारू का दिमागी संतुलन हिल गया है। ये देखकर सेतु कहता है कि इस मारी को जरूर पता होगा कि इस चारू के साथ क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक तो ये एकदम ठीक थी। तब यहाँ मारी पेची का नाम लेता है और कहानी पास्ट में जाती है। मारी बताता है कि जो घर सेतु और चारू ने देखा है वो पेची का ही घर था और वो गाँव के जमींदार परिवार से आती है। पेची को शुरू से ही काला जादू करने में मजा आता था, इसलिए वो केरला के जंगल में अपनी काले जादू की विद्या को बढ़ाने गई थी। जिसके बाद वो वापस लौटी तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गई थी और उसने अपने कई चेले भी बना लिए थे जो हर समय पेची के साथ ही रहते थे। ये लोग काली शक्तियों को खुश करने के लिए बच्चों की बलि भी देने लगे थे और जब ये बात गांव वालों को पता चली तो वो सीधा उस पेची को मारने के लिए पहुंच गए। लेकिन पेची तो इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वो आंखों में देखकर ही किसी भी इंसान को वश में कर सकती थी, इसलिए उसने आए हुए गाँव वाले को तड़पा तड़पा कर मार डाला। और इससे गाँव वाले भी डर गए कि वो पेची से बचेंगे कैसे, क्योंकि उसके पास जाना भी खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद गांव के मुखिया ने एक बड़े पंडित से मदद मांगी तो उन्होंने बताया कि पेची ने जादू टोना करके अपनी जिंदगी को बढ़ा लिया है और अब वो उसी के लिए आए दिन बलि दे रही है। असल में पेची जितनी भी बलि चढ़ाते रहेगी उन सब लोगों की उम्र उसे लगती जाएगी और अभी उसे एक खास बलियां भी देनी होंगी, जिससे वो और ताकतवर बन जाएगी। हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। फिर पंडित जी बताते हैं कि अगर इस पेची को खत्म करना है तो एक ही तरीका है कि उसे मारकर उसकी आत्मा को कैद कर दिया जाए, वरना वो दोबारा लौट आएगी। तब ये लोग प्लानिंग के साथ सबसे पहले पेची के सेवकों को मारते हैं। फिर जैसे पेची आती है तो उसका मुंह बांधकर उसे भी जान से मार डालते हैं। जिसके बाद पंडित जी उसकी आत्मा को एक गुड़िया में डालकर कैद कर देते हैं और जंगल के एक पेड़ में गाड़ देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि यहाँ अब कोई आना मत, क्योंकि ये पेची आजाद हुई तो ये बलि देकर फिर से ताकतवर बन जाएगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है तो मारी कहता है कि शायद अब वो पेची आजाद हो गई होगी। और दोस्तों जो हमने मूवी की शुरुआत में सीन देखा था ना, जहाँ पेड़ से गुड़िया गिरी थी, वो पेची की ही थी। अब यहाँ चरण कहता है कि हम जंगल से अभी निकल रहे हैं और ये लोग अपना सामान पैक करने लगते हैं। तब जेरी देखता है कि उसका कैमरा तो गायब है, जो वो उस टाइम गिरने के बाद वहीं भूल आया था, इसलिए वो मारी के साथ वो कैमरा लेने जाता है। और जैसे उसे कैमरा मिलता है तो वो देखता है कि कैमरे में तो उसकी सारी फुटेज रिकॉर्ड हो रखी है, जिसमें अब तक क्या क्या हुआ सब मौजूद था। ये देखकर जेरी के होश उड़ जाते हैं। फिर उसे यहाँ दो मारी दिखने लगते हैं और उसे लगता है कि ये आत्मा अब उसे भी मारने आ रही है, इसलिए वो असली मारी को धक्का देकर दूसरे मारी की ओर जाने लगता है। फिर वो भागते भागते उसी पेची के घर में पहुंच जाता है, जहां उसे पेची आते ही मार डालती है। और मारी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो जेरी गया कहाँ। जिसके बाद मारी के पास चरण आता है और वो जेरी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन मारी कहता है कि वो तो अपने आप भागकर कहीं चला गया। तब ये लोग जेरी को ही ढूंढने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें एक छोटा कैमरा मिलता है जो कि उन्हीं कपल का था जिन्होंने पेची को आजाद कर दिया था और उसमें रिकॉर्ड हो रखा था कि पेची ने उन्हें कैसे तड़पा कर मारा। ये देखकर मारी और चरण के होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो सीधा कैंप पर आकर कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मीना कहते हैं कि हम जेरी के बिना कहीं नहीं जाएंगे। तब यहाँ सेतु भी मारी से लड़ने लगता है कि जरूर तूने ही कुछ किया होगा। उतने में चारू कहीं जाने लगती है और तभी पेची आकर उसे उठा ले जाती है, जो देखकर तो ये लोग भागने लगते हैं। और मारी कहता है
कि एक बार हम उस पेड़ को पार कर लें तो पेची हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन जैसे मारी पेड़ तक पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ तो उसके पास कोई भी नहीं है और असल में उन तीनों को पेची ही भटका रही थी, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मारी के पीछे ही जा रहे हैं। इसी तरह से पेची उन तीनों को अपने घर के पास ले आती है, जो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। इधर मारी सोचने लगता है कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए, पर उसे अपनी जिम्मेदारी याद आती है, इसलिए वो अंदर जाने लगता है। तभी उस पर पेची हमला करती है, लेकिन वो लॉकेट देखकर वो भाग जाती है और ये बात मारी भी नोटिस करता है। यहाँ जब ये तीनों भागने वाले होते हैं तभी पेची मीना को अपने घर में उठा ले जाती है। ये देखकर तो सेतु कहीं और भागने लगता है और चरण मीना को बचाने के लिए घर में जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेतु भागते भागते पेड़ पार करने वाला था, यानी अब वो पेची से बच जाएगा। तभी उसे जेरी मिलता है ताकि वो जेरी को भी पेड़ पार करा सके। तो असल में ये जेरी नहीं बल्कि पेची ही थी जो सेतु को यही मार डालती है। वहीं मीना को होश में लाकर चरण पेची के घर से बाहर आता है और ये लोग जाने लगते हैं। तभी वहाँ मारी आ जाता है, लेकिन चरण को तो अब मारी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये असली है या फिर वहम। इसलिए मारी किसी तरह उन्हें समझाता है कि मैं असली हूँ और तुम ज्यादा देर यहाँ रुकोगे तो मारे जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन मीना अभी भी नहीं मानती। तो मारी बताता है कि मुझे पेची कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि मेरे पास ये लॉकेट है और मैं मुखिया के खानदान से ही आता हूँ। पंडित जी ने मुखिया को पेची से बचने के लिए ये लॉकेट दिया था, जो मेरी बेटी ने जंगल जाते समय मुझे पहनाया था, इसलिए आप मेरे साथ सेफ हैं। जो सुनकर ये लोग पेड़ पार करने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ये पेड़ पार करने वाले थे तभी मीना गिर जाती है और पेची आकर उसे अपने साथ उठा ले जाती है। ये देखकर तो चरण उसे बचाने भागता है और मारी उसे रोक रहा था, लेकिन चरण मारी को धक्का देकर अंदर भाग जाता है, पर उसे मीना कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसके सामने पेची आती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली थी तो खुद डर कर वो चली जाती है। तब चरण देखता है कि उसके पास तो मारी का लॉकेट है और असल में मारी ने चरण के जंगल में जाते समय उसकी जेब में लॉकेट डाल दिया था ताकि वो बचा रहे। फिर चरण ये सब सोचकर बाहर जाने लगता है कि अब उसे मीना नहीं मिलने वाली और वो जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि मारी को तो पेची ने मार डाला। इससे वो काफी दुखी हो जाता है। हालांकि यहाँ हैरानी वाली बात तो ये थी कि पेड़ पार करने के बाद भी पेची ने मारी को कैसे मार डाला, तो ये आपको आगे पता चलेगा। खैर फिर चरण जैसे तैसे उस जंगल से बाहर निकलकर एक गाड़ी के सामने आता है और वो जैसे ही गाड़ी में बैठने वाला था तो उसमें उसे मीना दिखती है। उसी समय कोई उसे मार कर बेहोश कर देता है। फिर चरण को जब होश आता है तो वो पेची के घर में ही था और उसके सामने मीना बैठी थी, जिसे देखकर वो हैरानी से पूछता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मीना रिवील करती है कि मैं पेची के ही साथ हूँ। असल में मीना ने ही चरण को पहले अपने प्यार में फंसाया और फिर उसको ट्रैकिंग के लिए उकसाकर इस जंगल में लेकर आई। फिर हमें पता चलता है कि मीना असल में उस औरत की पोती थी जो पेची की सेवा करती थी और जब पेची और उसके सेवकों को मारा गया तो केवल ये लड़की बची थी। इसलिए जैसे ही पेची आजाद हुई तो उसने उस औरत से कांटेक्ट किया और इस बूढ़ी औरत ने मीना से कहा कि पेची जाग गई है, इसलिए अब तुम्हें लोगों को पेची तक पहुंचाना होगा ताकि पेची 11 बलि देकर ताकतवर बन जाए और पेची के बाद तुम ही उसकी वारिस बनोगी, जिससे सारी ताकत तुम्हारे पास आ जाएगी। इसलिए मीना लोगों को फंसाकर कैंपिंग के बहाने उन्हें यहाँ बलि के लिए लाती है और अब तक 6 बलि हो चुकी है, यानी अब केवल 5 बलि देनी बाकी है, क्योंकि मीना ने ही मारी को भी मारा था। यानी पेची तो उस पेड़ को पार नहीं कर सकती, तो ये काम मीना ने किया था। और अब ये सब बताकर मीना नया शिकार ढूंढने के लिए निकल जाती है और पेची आकर चरण की भी बलि दे देती है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद एक कार में कुछ लोगों को इसी जंगल की ओर आता हुआ देखते हैं और यहाँ एक आदमी कह रहा था कि मेरा भाई इस जंगल से लौटकर आया ही नहीं, इसलिए मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। शायद ये चरण का भाई हो सकता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।